नमस्कार, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज प्रस्तुत है श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी के लिखे हुए एक रोमांटिक उपन्यास दत्ता का भाग 4 और 5। इसके पहले की कहानी जानने के लिए कृपया सुने भाग 1, 2 और 3 का वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत दिनों से छोड़ा हुआ जमींदार का घर विलास की देखरेख में सुधारा जाने लगा। कलकत्ते से वह सब विचित्र असबाब बैलगाड़ियों में लद लद कर नित्य आने लगा, जिसे लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। जमींदार की इकलौती कन्या अपने घर रहने आएगी, यह खबर फैलते ही कृष्णपुर में ही नहीं, राधापुर, ब्रिजपुर, दिघड़ा आदि आसपास के 5-7 गांवों में भी हलचल मच गई। एक तो घर के नजदीक जमींदार का निवास हमेशा ही लोगों को बुरा लगता रहा है, दूसरे जमींदार के घर में न रहने का ही प्रजा को अभ्यास हो गया है, इसलिए उसके फिर से बसने की इच्छा सबको एक अन्याय उत्पात सी लगी। मैनेजर रासबिहारी के प्रबल शासन में उनके दुखों की यूं तो कोई कमी नहीं थी। अब जमींदार की लड़की के गांव लौटने के शुभ उपलक्ष्य में वह कौन सा नया उपद्रव खड़ा करेगा, यह बाजार, मैदान, घाट सब कहीं एक अशुभ चिंता चर्चा का विषय बन गया। पर लोग गद बूढ़े जमींदार बनमाली जितने दिन जीवित रहे, उतने दिन सुख दुख में भी यह सुख था कि किसी तरह एक बार उनके नजदीक कलकत्ते पहुंच सकने पर किसी को भी निष्फल होकर नहीं लौटना पड़ता था। लेकिन जमींदार के लड़की की वयस थोड़ी है और माथा गर्म है। रासबिहारी के लड़के के साथ विवाह का हल्ला भी गांव में फैल रहा है। वे मेम साहब ठहरी म्लेच्छ हैं, इसलिए निकट भविष्य में ही रासबिहारी के पाजीपन की कल्पना करके किसी के मन में कोई सुख नहीं रह गया। जनेऊधारी ब्राह्मणों के मन में भी नहीं और बेजनेऊ शूद्रों के मन में भी नहीं। इसी तरह भय और चिंता में वर्षा बीत गई। सर्दी के आरंभ में ही एक मधुर प्रभात में 2 घोड़ों की खुली फिटन में चढ़कर तरुणी जमींदार कन्या सैकड़ों नर नारियों की भय कौतूहल भरी दृष्टियों के बीच हुगली स्टेशन से पिता के पुराने निवास स्थान में आ उपस्थित हुई। बंगाली की कन्या है, 18-19 वर्ष पार हो गए हैं, जिस पर भी विवाह नहीं हुआ। खुल्लम खुल्ला जूता मोजा पहनती है, खाद्य अखाद्य का विचार नहीं करती, इत्यादि निंदा गांव के लोग एकांत में करने लगे। साथ ही जमींदार का नजराना लेकर एक एक दो दो करके आकर 5-6 दिन बीतने के बाद उस दिन सवेरे जब विजया चाय पीकर नीचे की बैठक के कमरे में विलास बाबू के साथ जमीन जायदाद के संबंध में बातचीत कर रही थी, तब नौकर ने आकर बताया, एक सज्जन मिलना चाहते हैं। विजया ने कहा, यही लिवा लाओ। उधर कुछ दिनों से लगातार उसकी प्रजा के बहुत छोटे बड़े लोग नजराना लेकर जब तब मिलने आया करते थे, इसलिए पहले उसने विशेष कुछ नहीं सोचा, किंतु क्षण भर के बाद उक्त सज्जन के नौकर के पीछे ही कमरे में घुसने पर उसकी तरफ दृष्टि उठाते ही विजया विस्मित हो रही। उसकी उम्र अनुमानतः 24-25 वर्ष की होगी। आदमी लंबे डील डॉल का था, लेकिन उस हिसाब से हिष्ट पुष्ट नहीं, परंतु दुबला पतला था। वर्ण उज्जवल गोरा था, दाढ़ी मूछे बनी थी, पैरों में चट्टियां थी, देह में कुर्ता नहीं था, केवल एक मोटी चादर के झरोखे से सफेद जनेऊ के धागे दिखाई पड़ते थे। वह मामूली नमस्कार करके एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। इसके पहले जो कोई भला आदमी मिलने आया है, वह केवल नजराने का रुपया हाथ में लेकर ही भीतर घुसा है, लेकिन इस व्यक्ति के आचरण में तो संकोच का लेश भी नहीं है। इसके आगमन से केवल विजया ही विस्मित नहीं हुई, विलास को भी कम आश्चर्य नहीं हुआ। दूसरे गांव में रहने पर भी विलास इस ओर के सब लोगों को पहचानता था। आगंतुक सज्जन ने ही पहले बात आरंभ की। उसने कहा, मेरे मामा पूर्ण गांगुली आपके पड़ोसी हैं, बगल का मकान उनका ही है। मैं सुनकर अवाक हो गया कि उनके बाप दादाओं के समय की दुर्गा पूजा अब की बार शायद आप बंद करा देना चाहती हैं। इसका मतलब क्या है? यह कहकर उसने विजया के मुंह पर दृष्टि जमा ली। प्रश्न और उसके पूछने के ढंग से विजया आश्चर्य में पड़ गई और मन ही मन विरक्त भी हुई, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। उत्तर दिया विलास ने। उसने रूखे स्वर से कहा, क्या आप इसीलिए मामा की तरफ से झगड़ा करने आए हैं? लेकिन किससे बात कर रहे हैं, यह तो मत भूल जाइए। आगंतुक हंसकर कुछ जीभ दबाकर बोला, सो मैं भूला नहीं हूँ और झगड़ा करने भी नहीं आया हूँ, वरन बात पर मुझे विश्वास नहीं हुआ, इसलिए अच्छी तरह जान लेने के लिए आया हूँ। विलास ने हंसी उड़ाने के ढंग से कहा, विश्वास क्यों नहीं हुआ?
आगंतुक ने कहा, कैसे होगा बताइए भला? बेमतलब अपने पड़ोसी के धर्म विश्वास पर आघात कीजिएगा, इस बात पर विश्वास न करना ही तो स्वाभाविक है। धर्म पर लेकर तर्क वितर्क करना विलास का बचपन से ही अत्यंत प्रिय विषय है। वह उत्साह से प्रदीप्त होकर छिपे उपहास के स्वर से बोला, आपके लिए निरर्थक जान पड़ने पर भी किसी के लिए उसका कोई अर्थ नहीं होगा, अथवा आपके धर्म कहने से ही सब उसे सिर माथे पर रख लेंगे, इसका तो कोई कारण नहीं। मूर्ति पूजा हमारे लिए धर्म नहीं है और उसे बंद करना भी हम अन्याय नहीं मानते। आगंतुक ने गहरे विस्मय से विजया के मुंह की तरफ दृष्टिपात करके कहा, आप भी क्या तब यही कहती हैं? उसके विस्मय ने विजया को मानो चोट पहुंचाई, लेकिन उस भाव को छिपाकर उसने सहज स्वर से ही जवाब दिया, मुझसे क्या आप इसके विरुद्ध विचार सुनने की आशा से आए हैं? विलास ने गर्व से हंसकर कहा, ऐसा ही जान पड़ता है, लेकिन ये तो विदेशी आदमी हैं, बहुत संभव है आपके विषय में कुछ भी न जानते हो। आगंतुक ने क्षण भर चुपचाप रहकर विजया के मुंह की तरफ एकटक देखते हुए उससे कहा, विदेशी न होने पर भी मैं इस गांव का आदमी हूँ, यह बात ठीक है। तो भी मैंने सचमुच आपसे यह आशा नहीं की थी। मूर्ति पूजा की बात आपके मुंह से नहीं निकली, फिर भी साकार निराकार उपासना का पुराना झगड़ा मैं यहाँ नहीं उठाऊंगा। आप लोग ब्रह्म समाजी हैं, यह भी मैं जानता हूँ, लेकिन यह तो वह नहीं है। गांव में यही तो एक पूजा है। सब लोग सारे वर्ष भर इन 3 दिनों की आशा से बाट जो होते हैं। यह कहकर और एक बार तीक्ष्ण दृष्टिपात करके उसने कहा, गांव आपका है, प्रजा आपको पुत्र कन्या के समान है। यही आशा तो सब करते हैं कि आपके आने के साथ साथ गांव का आनंद उत्सव 100 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा ना करके इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा निरानंद बिना अपराध के अपनी दुखी प्रजा के माथे पर आप लाद दीजिएगा, यह विश्वास कर लेना क्या सहज है? मैं तो विश्वास नहीं कर सकता। विजया सहसा उत्तर न दे सकी। दुखी प्रजा के नाम से उसका कोमल चित्त व्यथा से भर उठा। क्षण भर कोई भी बात कह नहीं सका। केवल विलास बाबू विजया के उस निशब्द स्नेहार्द मुंह की तरफ देखकर भीतर ही भीतर गर्म और उद्विग्न होकर अवज्ञा के साथ बोल उठे, आपने बहुत सी बातें कही हैं। मैं साकार निराकार का तर्क आपसे करूं, इतना अधिक समय मेरे पास भी नहीं है। वह चूल्हे में जाए। आपके मामा एक क्यों 21 मूर्तियां गढ़कर घर में बैठकर पूजा कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं। मुझे तो केवल आपत्ति है मृदंग ढोलक झालर रात दिन कानों के पास पीट पीट कर इन्हें अस्वस्थ बना देने में। आगंतुक ने थोड़ा हंसकर कहा, दिन रात तो बजते नहीं, इसके सिवाय सभी उत्सवों में थोड़ा बहुत हो हल्ला गोलमाल तो होता ही है। फिर विजया को विशेष रूप से उपलक्ष्य करके कहा, तो यह अड़चन यदि कुछ हो भी तो होने दीजिए। आप माँ की जात हैं, इनके आनंद का अत्याचार उपद्रव आप नहीं सहेंगी तो कौन सहेगा? विजया उसी प्रकार निरुत्तर बैठी रही। विलास श्लेष की सूखी हंसी हंसकर बोला, आपने तो मतलब गांठने के लिए बाल बच्चों की और माँ की उपमा दे दी। सुनने में भी बुरी नहीं लगी, लेकिन पूछता हूँ, आप खुद यदि मुसलमान होकर मामा के कानों के पास मुहर्रम शुरू कर देते तो क्या वह उन्हें अच्छा लगता? पर वह जो भी हो, हमारे पास व्यर्थ बकवास करने का समय नहीं है। पिताजी ने जो हुक्म दिया है वही होगा। कलकत्ते से यहाँ लाकर मैं व्यर्थ ही ढोलक मृदंग झालरों से इनके कान बहरे न होने दूंगा, किसी तरह भी नहीं। उसके भद्दे व्यंग और ज्यादा बिगड़ उठने के कारण आगंतुक की आंखों की दृष्टि प्रखर हो उठी। उसने विलास के मुंह की तरफ आंखें उठाकर कहा, मुझे पता नहीं आपके पिता कौन हैं और उन्हें मनाही करने का क्या अधिकार है, लेकिन आपने जो मुहर्रम की अद्भुत उपमा दे डाली, सो यदि यह हिंदुओं की रोशन चौकी न होकर मुसलमानों के मुहर्रम के ढोल ताशे होते तो क्या आप उन्हें इस तरह रोक सकते? यह केवल निरीह स्वजाति के प्रति अत्याचार नहीं तो और क्या है? विलास अकस्मात कुर्सी छोड़कर उछल पड़ा। उसने लाल आंखें करके भयानक आवाज से चिल्लाकर कहा, पिताजी के संबंध में तुम सावधान होकर बात करो, यह मैं कह देता हूँ, नहीं तो अभी इसी वक्त तुम्हें दूसरे उपाय से सिखा दूंगा कि वे कौन है और उनका क्या अधिकार है। आगंतुक ने विलास के मुंह की तरफ आश्चर्य से देखा, लेकिन भय का चिन्ह तक उसके मुंह पर दिखाई नहीं पड़ा। दिखाई पड़ा विजया के मुंह पर।
उसके घर में बैठकर उसी के एक अपरिचित अतिथि के प्रति किए गए इस एकांत अशिष्ट आचरण से क्रोध और लज्जा के मारे उसका सारा मुंह लाल हो उठा। आगंतुक एक क्षण केवल विलास के मुंह की तरफ देखता रहा, पर दूसरे ही क्षण उसकी पूरी उपेक्षा करके विजया की तरफ आंखें फेर कर बोला, मेरे मामा बड़े आदमी नहीं हैं। उनकी पूजा का आयोजन भी साधारण सा है। फिर भी आपकी दरिद्र प्रजा का सारे वर्ष का यही अकेला आनंद उत्सव है। हो सकता है कि आपको कुछ अड़चन हो, लेकिन प्रजा का मुंह देखकर क्या इतना भी आप नहीं सह सकेंगी? विलास क्रोध से पागल सा होकर सामने की टेबल पर जोर से घूंसा मारकर चीत्कार कर उठा। नहीं, नहीं सह सकेंगी, कदापि नहीं सह सकेंगी। कुछ मूर्ख किसानों का पागलपन सहने के लिए कोई जमींदारी नहीं करता। तुम्हें और कुछ कहना ना हो तो जाओ, हम लोगों का समय व्यर्थ नष्ट मत करो। यह कहकर उसने हाथ से दरवाजा दिखा दिया। उसकी उत्कट उत्तेजना से क्षण भर के लिए आगंतुक सज्जन मानो हतबुद्धि हो गए। सहसा उनके मुंह से प्रत्युत्तर नहीं निकल सका, लेकिन विजया ने पिता से निष्फल शिक्षा नहीं पाई थी। उसने शांत धीर भाव से विलास के मुंह की तरफ देखकर कहा, आपके पिता मुझे कन्या के समान प्रेम करते हैं, इसीलिए शायद उन्होंने इनकी पूजा बंद कर दी है। लेकिन मैं कहती हूँ, 3-4 दिन थोड़ा गोलमाल होता भी रहे तो हर्ज क्या है? बात पूरी भी न हो पाई थी कि विलास उतने ही ऊंचे कंठ से विरोध कर उठा। वह असहनीय गोलमाल है, आप जानती नहीं, इसीलिए। विजया ने हंसमुख होकर कहा, होने दीजिए गोलमाल, 3 ही दिन तो होगा ना, और आप मेरी अड़चन की चिंता करते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ, कलकत्ता होता तो आप क्या करते? वहां तो 8 पहर कानों के पास तोपे दगती रहें तो भी चुप रहकर सहना पड़ता है। यह कहकर उसने आगंतुक युवक की ओर देखकर हंसते हंसते कहा, अपने मामा से कह दीजिए, वे हर बार जैसी पूजा करते हैं, इस बार भी वैसी ही करें। मुझे रत्ती भर भी आपत्ति नहीं है। आगंतुक और विलास बाबू दोनों ही विस्मय से अवाक होकर विजया के मुंह की तरफ देखने लगे। तो अब आप जाइए, कहकर विजया ने हाथ उठाकर साधारण सा नमस्कार कर लिया। अपरिचित सज्जन भी अपने को संभाल कर उठ खड़े हुए और धन्यवाद तथा प्रति नमस्कार के बाद विलास को भी एक नमस्कार करके बाहर चले गए। अवश्य ही क्रुद्ध विलास ने दूसरी ओर आंखें फिराकर उसे अस्वीकार कर दिया, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं जान सका कि वह अपरिचित युवक ही उनके सबसे मुख्य आसामी जगदीश का लड़का नरेंद्र नाथ है। उसके चले जाने पर कोई मिनट भर तक विजया अनमयस्क और चुप रही। उसके बाद सहसा चकित होकर मुंह उठाते ही बिल्कुल अकारण ही उसके कपोलों के ऊपर एक क्षीण आरक्त आभा दिख गई। विलास की दृष्टि दूसरी जगह जमी न होती तो उसके विस्मय और अभिमान की शायद सीमा न रहती। विजया ने मृदु हंसकर कहा, हम लोगों की बात तो पूरी ही नहीं हो पाई, तो फिर तालुका को ले लेने की ही आपके पिताजी की राय है? विलास खिड़की के बाहर खड़ा देख रहा था। उसने उसी भाव से कहा, हम्म। विजया ने पूछा, लेकिन इसमें किसी तरह का गोलमाल तो नहीं है? विलास बोला, नहीं। विजया ने दोबारा पूछा, आज क्या वे उस पहर इस तरफ आएंगे? विलास ने कहा, कह नहीं सकता। विजया ने कहा, आप नाराज हो गए क्या? इस बार विलास ने मुंह फिराकर गंभीर भाव से जवाब दिया, नाराज न होने पर भी पिता के अपमान से पुत्र का दुखी होना मैं समझता हूँ अस्वाभाविक नहीं है। बात ने विजया को चोट पहुंचाई, तो भी उसने हंसी भरे मुंह से कहा, लेकिन इससे उनकी मानहानि हुई है, यह गलत धारणा आपके मन में कैसे पैदा हुई? उन्होंने स्नेहवश समझा मुझे कष्ट होगा, लेकिन मैंने उस सज्जन से कह दिया है कि कष्ट नहीं होगा, केवल इतना ही। इसमें मान अभिमान की बात तो कुछ भी नहीं है विलास बाबू। विलास की गंभीरता की मात्रा इससे रत्ती भर भी कम नहीं हुई। उसने सिर हिलाकर उत्तर दिया, यह बात नहीं है। अच्छा तो है आप अपनी स्टेट की जिम्मेदारी खुद लेना चाहती हैं, लीजिए, लेकिन इसके बाद मुझे पिताजी को सावधान कर देना होगा, नहीं तो पुत्र के कर्तव्य में त्रुटि होगी। इस अचिंतनीय अप्रिय प्रत्युत्तर को पाकर विजया विस्मय से अवाक रह गई और कुछ क्षण स्तब्ध भाव से रुककर अत्यंत व्यथा के साथ बोली, विलास बाबू, इस साधारण से विषय को आप इस रूप में लेकर इतना भारी बना लेंगे, यह मैंने सोचा भी न था। अच्छा, समझ की कमी से यदि अन्याय ही कर गई हूं, तो मैं अपराध स्वीकार करती हूँ। भविष्य में दोबारा ना होगा।
यह कहकर विजया ने विलास के मुंह की तरफ देखकर एक सांस छोड़ी। उसने सोचा, इसके बाद किसी को कुछ कहना बाकी नहीं रह सकता। दोष स्वीकार करने के साथ ही उसकी समाप्ति हो जाती है। लेकिन उसे यह खबर नहीं थी कि दुष्ट घाव के समान कुछ मनुष्य भी ऐसे होते हैं जिनकी विषैली भूख एक बार किसी की त्रुटि का आसरा पा जाने पर किसी प्रकार निबटना ही नहीं चाहती। इसीलिए विलास ने जब प्रत्युत्तर में कहा, तो फिर पूर्ण गांगुली से कहला भेजिए कि रासबिहारी बाबू ने जो हुक्म दिया उसे रद्द करना आपकी शक्ति के बाहर है। तब विजया की दृष्टि के सामने इस व्यक्ति की हिंस प्रकृति एक क्षण में ही एकाएक नाच उठी। उसने कुछ क्षण चुपचाप ताकते रहकर धीरे से कहा, यह क्या बहुत बड़े अन्याय का काम नहीं होगा? अच्छा, न हो तो मैं खुद ही चिट्ठी लेकर उनकी अनुमति ले लेती हूँ। विलास बोला, अब अनुमति लेना ना लेना दोनों ही समान है। आप यदि उन्हें सारे गांव में अश्रद्धा के योग्य ही बना डालना चाहती हैं, तो फिर मुझे भी अत्यंत अप्रिय कर्तव्य का पालन करना होगा। विजया का अंतःकरण अकस्मात क्रोध से भर उठा, लेकिन उसने आत्म संयम करके धीर भाव से पूछा, वह कर्तव्य कौन सा है सुनूं? विलास बोला, वे आपकी जमींदारी के काम में हाथ न डालें। आपका मना करना वे मानेंगे, आप समझते हैं? कम से कम प्रयत्न तो मुझे यही करना होगा। विजया ने एक क्षण भर चुप रहकर दूसरी तरफ देखते हुए उसी प्रकार जवाब दिया, बहुत अच्छा, आप जो कर सके करें, लेकिन मैं किसी के धर्म कर्म में बाधा नहीं डाल सकूंगी। कंठ स्वर में मृदुता होने पर भी उसके भीतर का क्रोध छिपा नहीं रहा। विलास तीव्र स्वर से कह उठा, लेकिन यदि आपके पिता होते तो वह यह बात काटने का साहस न करते। विजया फिरकर खड़ी हो गई। उसने आंखें उठाकर विलास के मुंह की तरफ देखा और कहा, अपने पिता की बात आपकी बनिस्बत मैं ज्यादा जानती हूँ विलास बाबू, लेकिन यह बात लेकर तर्क करने से क्या होगा? मेरे नहाने का समय हो गया है, मैं जाती हूँ। यह कहकर सारे बकवास को जोर से बंद करके ज्यों ही वह उठकर खड़ी हुई, त्यों ही क्रोध से पागल विलास के मुंह पर से उसकी उधार ली हुई भलमनसाहत का बनावटी चेहरा एक क्षण में खिसक गया। वह अपने स्वभाव को एकदम नंगा करके बहुत कटुवाणी से कह बैठा, औरतों की जात ही ऐसी नमक हराम होती है। विजया ने पैर बढ़ा लिए थे। वह बिजली के वेग से लौटकर खड़ी हो गई और पल भर उस बर्बर के मुंह की तरफ देखकर बिना कुछ बोले धीरे से कमरे के बाहर चली गई। यह देखते ही विलास सूख गया। कोई इस भ्रम में न पड़ जाए कि विलास पितृभक्ति की अधिकता के कारण विवाद कर रहा था। इन सब लोगों का स्वभाव ही यह है कि बात चाहे जो हो और उसका कारण चाहे जितना संगत हो, छेद पाने पर उसे बेमतलब बड़ा करके दुर्बल को सताने में, डरे हुए को और अधिक डर दिखाकर व्याकुल करने में ही ये आनंद अनुभव करते हैं। लेकिन जब तिल भर भी दबे बिना उसे ही तुच्छ बनाकर विजया घृणा से भरकर चली गई, तब इस गले पड़ी कलह की सारी क्षुद्रता ने उसे खुद ही बहुत छोटा बना दिया। वह थोड़ी देर चुप बैठा रहा और फिर मुख में कालिक सी लगाकर धीरे धीरे चला गया। तीसरे पहर रास बिहारी लड़के को साथ लेकर मिलने आए। वे बोले, काम अच्छा नहीं हुआ बेटी। मेरी आज्ञा के विरुद्ध सहमति देकर मुझे बहुत ज्यादा लज्जित किया गया है, पर उसे जाने दो। जायदाद जब तुम्हारी है, तब यह बात लेकर मैं ज्यादा खींचतान नहीं करना चाहता, लेकिन बार बार ऐसा होने पर तो आत्मसम्मान की रक्षा के लिए मुझे अलग होना ही होगा, यह जता रखता हूँ। विजया ने कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि मौन मुंह से उसने यह अपराध एक प्रकार से मान ही लिया। रासबिहारी ने तब कोमल होकर जायदाद के संबंध की बात उठाई। नया ताल्लुका खरीद करने की सलाह खत्म करके उन्होंने कहा कि जगदीश का मकान जब तुमने समाज को ही दान कर दिया है बेटी, तब और देर न करके पूजा की छुट्टी खत्म होते ही उसका दखल ले लेना होगा। क्या कहती हो? विजया ने सिर झुकाकर कर कहा, आप जो ठीक समझेंगे वही होगा। उनकी रुपया चुकाने की म्याद खत्म हो गई। रासबिहारी ने कहा, बहुत दिन हुए। जगदीश ने अपना सारा फुटकर ऋण चुका देने के लिए तुम्हारे पिता से 8 वर्ष के करार से 10,000 रुपए लेकर रहमनामा लिख दिया था। शर्त यह थी कि इतने दिनों के भीतर चुका दे सके तो ठीक है, न चुका सके तो उसका बाग तालाब, उसकी सारी संपत्ति अपनी है। सो 8 वर्ष बीतकर यह तो 9वां वर्ष चल रहा है बेटी। विजया ने कुछ क्षण मुंह नीचा किए बैठे रहकर मृदु कंठ से कहा, सुना है उनके लड़के यहीं पर हैं। उन्हें बुलाकर कुछ दिनों का समय देकर न देख लिया जाए।
शायद वे कोई उपाय कर सके। रासबिहारी ने सिर हिलाते हिलाते कहा, वह कोई उपाय नहीं कर सकेगा, कर ही नहीं सकता। यदि कर सकता, पिता की बात खत्म ही नहीं हो पाई थी कि विलास सहसा गरज उठा। अब तक वह किसी प्रकार धीरज रखे था, अब न रख सका। कर्कश स्वर से कह उठा, कर भी सकता हो तो हम समय क्यों देने लगे? रुपए लेने के समय क्या उस शराबी को होश नहीं था कि मैं क्या शर्त कर रहा हूँ और कैसे चुकाऊंगा? विजया ने एक बार विलास की तरफ और फिर रासबिहारी के मुंह की तरफ देखकर शांत दृढ़ स्वर से कहा, वे बापू के मित्र थे। उनके संबंध में वे मुझे सम्मान के साथ बात करने का आदेश दे गए हैं। विलास फिर गरज उठा। 1000 दे जाने पर भी वह एक। रासबिहारी बाधा डालकर कह उठे, तुम चुप रहो ना विलास। विलास ने जवाब दिया, ये सब फिजूल के सेंटिमेंट में किसी तरह बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसमें चाहे कोई नाराज हो या और कुछ करे, मैं सच कहने से नहीं डरता, सच काम करने में भी किसी के पीछे नहीं रहता। रासबिहारी दोनों पक्षों को भी शांत करने के मतलब से हंसता हुआ सा मुंह बनाकर बार बार सिर हिलाते हिलाते कहने लगे, सो तो ठीक है, सो तो ठीक है। हमारे वंश का यह स्वभाव हमसे भी कहाँ छूट सका। समझी ना बेटी विजया, मैं और तुम्हारे बापू इसीलिए देश के विरुद्ध होने पर भी सत्य धर्म ग्रहण करते नहीं डरे थे। विजया ने कहा, मरने के पहले बापू मुझे आदेश दे गए थे कि ऋण चुकाने के लिए मैं उनके बाल्य बंधु का घर द्वार न बिकवा डालूं। यह कहते कहते ही उसकी आंखें छलछला उठी। स्नेहमय पिता का जो अनुरोध उसके जीवन के समय एक असंगत ख्याल जान पड़ा था, उनकी मृत्यु के बाद आज वह किसी तरह न टाले जाने वाले आदेश के समान बाधा पहुंचाने लगा। विलास ने कहा, तो फिर वह खुद ही वह सब ऋण क्यों नहीं रद्द कर गए? बताओ विजया। विजया ने इसका कोई उत्तर दिए बिना रासबिहारी के मुंह की ओर देखकर दोबारा कहा, मेरी इच्छा है कि जगदीश बाबू के पुत्र को बुलवाकर उन्हें सब बातें बता दी जाएं। उनके जवाब देने से पहले ही विलास फिर निर्लज्ज के समान बोल उठा, और वह यदि और भी 10 वर्ष का समय मांगे, वह भी देना होगा क्या? तब तो फिर जान पड़ता है कि यह समाज प्रतिष्ठा की आशा समुद्र के अतल गर्भ में विसर्जित कर देनी होगी। विजया ने इसका भी कोई उत्तर दिए बिना रासबिहारी को ही लक्ष्य करके कहा, आप एक बार उन्हें बुला भेजकर इस विषय में उनकी क्या इच्छा है जान न सकिएगा? रासबिहारी ठहरे अत्यंत धूर्त आदमी। लड़के के उद्धत आचरण पर मन ही मन नाराज होने पर भी उन्होंने बाहर से उसके ही मत को वाजिब प्रमाणित करने के लिए भूमिका रचकर शांत और धीर भाव से कहा, देखो बेटी, तुम लोगों के मतांतर में तीसरे आदमी का बोलना उचित नहीं है, क्योंकि जिस बात में तुम लोगों का हित है, यह आज नहीं तो कल तुम लोग ही स्थिर कर सकोगे। इस बूढ़े के मतामत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किंतु बात जब कहनी है, तब यह तो कहना ही पड़ेगा कि इस मामले में तुम्हारी भूल हो रही है। मैंने अनेक बार देखा है कि जमींदारी चलाने के काम में मुझे विलास के सामने हार माननी पड़ती है। अच्छा बताओ भला, किसकी गरज ज्यादा है, तुम्हारी या जगदीश के लड़के की? उसमें ऋण चुकाने की शक्ति ही यदि होती, तो क्या वह खुद आकर एक बार प्रयत्न न कर देखता? वह तो जानता है कि तुम आई हो। अब यदि हम ही दबाल बनकर उसे बुला भेजें, तो वह निश्चय ही बहुत बड़ा समय मांगेगा। लेकिन उससे नतीजा सिर्फ यह निकलेगा कि वह रुपए भी नहीं दे सकेगा और दोनों का समाज स्थापना का संकल्प भी सदा के लिए डूब जाएगा। बेटी, अच्छी तरह विचार करके देखो, क्या यही ठीक नहीं है? विजया चुप बैठी रही। उसके मन के भाव का अनुमान करके बूढ़े रासबिहारी ने कुछ क्षण के बाद कहा, अच्छा तो है, उसके सुने में तो कुछ हो नहीं सकेगा। तब खुद यदि वह समय मांगे, उस समय न हो तो विचार करके देख लिया जाएगा। क्या कहती हो बेटी? विजया ने सिर हिलाकर बताया, अच्छा। लेकिन तिस पर भी उसके मुंह पर भाव देखकर साफ मालूम हुआ कि उसने मन ही मन इस प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किया है। रासबिहारी ने आज विजया को पहचाना। उन्होंने अच्छी तरह समझ लिया कि इस लड़की की उम्र कम है, लेकिन यह जानती है कि अपने पिता की जायदाद की मैं मालिक हूँ और इसे मुट्ठी के भीतर लाने में समय लगेगा। अतः एक बात लेकर ही ज्यादा खींचतान करना वाजिब नहीं है। यह सोचकर शाम की उपासना का बहाना करके वे उठ बैठे। विजया प्रणाम करके चुपचाप आसन छोड़कर खड़ी हो गई। वे आशीर्वाद देकर बाहर चले गए।
विजया ने पल भर चुपचाप खड़ी रहकर कहा, मुझे बहुत सी चिट्ठियां लिखनी हैं। आपको क्या मेरी कोई आवश्यकता है? विलास ने दृढ़ भाव से जवाब दिया, कुछ नहीं, आप जा सकती हैं। आपके लिए चाय लाने को कह दूं क्या? नहीं, जरूरत नहीं है। अच्छा, नमस्कार, कहकर विजया एक बार दोनों हाथों को जोड़कर ही कमरे से बाहर चली गई। अभी आप सुन रहे थे श्री शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी के बांग्ला में लिखे हुए उपन्यास दत्ता का हिंदी में अनुवाद, मेरी यानी अर्चना की जुबानी। आपको उनकी यह रचना कैसी लग रही है? कृपया मुझे कमेंट करके बताएं। इसके अगले भाग मैं जल्द ही अपलोड करूंगी। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसके अगले भागों की नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल जाए। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।